वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हमें समझना है अच्छे से क्या होता है, और बच्चों इस तरह से समझना है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। बस एक बार अभी आपने सीखा और सीधे एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करना पड़े, बस हमेशा हमेशा के लिए हम फील्ड को समझ लें। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेट्स सी, क्या ये संभव है? अगर है तो कैसे, तो मैं सिखाऊंगा बच्चों। सो हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिमेट्री में अगर हम जाएंगे तो 11th क्लास में आप लोग सीखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद आगे हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तीनों में सिमेट्री है। फिर फील्ड हमारे उतना काम का नहीं है जितना फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये क्या अंतर है दोनों में, वो क्लियर होना चाहिए आपको। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको हम सिमेट्री से समझेंगे। 11th क्लास का जो कंटेंट है उसको रिवाइज करते हुए समझेंगे, वहाँ लिंक करते हुए समझेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन है। इट इज़ रीजन, क्षेत्र। कहाँ का, कौन सा रीजन, कौन सा क्षेत्र? किसी चार्ज के आसपास का। वो चार्ज बच्चों हो सकता है कोई पॉइंट चार्ज, जैसे कि ये चार्ज Q, तो इसके आसपास का रीजन। या फिर ये हो सकता है डिस्क्रीट चार्जेस का कोई सिस्टम, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। ये डिस्क्रीट चार्जेस कहलाते हैं जो मिलकर एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम हो सकता है। या फिर बच्चों ये हो सकता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जैसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है किसी लेंथ के अलोंग, किसी सरफेस पर, या फिर किसी वॉल्यूम में। तो अगर ये तीन तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब होगा क्या, अगर कहीं चार्ज है और उसके पास अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो बच्चों को फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा। जैसे किसी मैग्नेट के पास एक मैग्नेट लेकर आते हैं, जैसे मास बॉडी के पास दूसरी मास बॉडी लेकर आते हैं, तो उनके बीच फोर्स लगता है। और ये फोर्स लगने का जो बेसिक कॉज है बच्चों वो है फील्ड। ये फोर्स लगता है फील्ड की वजह से। तो ये पॉइंट चार्ज, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके आसपास का वो रीजन जहां पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आए, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरा चार्ज कौन सा लेते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। रेफरेंस वही है, रेफरेंस के लिए हम टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं। टेस्ट चार्ज हम मानते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा चार्ज लेकर आए तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस रीजन को, जहां पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस रीजन को बोलेंगे गिवन पॉइंट चार्ज, या गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस, या गिवन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझ गए होंगे फील्ड कैसे है। ठीक वैसे ही बच्चों जैसे हर गली मोहल्ले में कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क कर देता है, उसके लिए वो एक पैर ऊपर उठाता है। आपको पता है एक पैर ऊपर उठाकर क्या करता है? तो टेरिटरी मार्क कर देता है। अब उस रेंज में, उस टेरिटरी में अगर कोई दूसरा कुत्ता आएगा तो निश्चित रूप से उनके बीच इंटरेक्शन होगा। वही इंटरेक्शन फोर्स की फॉर्म में है। चार्ज को आप एक कुत्ता मान सकते हैं। उस कुत्ते का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर दूसरा कुत्ता आएगा तो चार्ज के आसपास जो उसका क्षेत्र है वही है, अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इतना सही है। इसको हम क्वालिटेटिवली समझते हैं, गुणात्मक रूप से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर अगर संख्यात्मक रूप से इसको नापना है, न्यूमेरिकली मेजर करना है, यानी क्वांटिटेटिवली अगर हमको जाना है, तो बच्चों फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उसका नाम बदल जाएगा। उसको नापा जाएगा इंटेंसिटी के बेसिस पर, और हम इस क्वांटिटी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आगे जहां भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं काम नहीं आएगा। हर जगह जो काम आएगी बच्चों वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसलिए
हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलना लिखना लंबा पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना शुरू कर दिया। तो आगे जब भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से। अब ये क्या होती है वो समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम समझते हैं। कोरस्पॉन्डिंगली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं सिंपली यहां जोड़ देता हूं, अगर इंटेंसिटी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है, कितना तीव्र है, किसी बिंदु पर कितना इसका बल कार्य कर रहा है, कितना तीव्रता से कार्य कर रहा है। तो बच्चों इस क्वांटिटी को हम दिखाते हैं सिंबल कैपिटल ई वेक्टर से। तो कैपिटल ई वेक्टर रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ये इंटेंसिटी कैसे नापेंगे? अब क्योंकि अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और उन सबको हमें सेम ग्राउंड पे लाना है, एक ही संदर्भ में नापना है, सेम लेवल पे लाना है। तो उसके लिए हम टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं, परीक्षण आवेश। तो एक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज से आप नाप सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। अब इसको लिंक करते हैं क्लास 11th में। तो बच्चों आपने पढ़ा था कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्या आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? मैं समझता हूँ मैक्सिमम बच्चे याद रख पाते हैं इस फैक्ट को कि अगर आपको डिफरेंट फ्यूल्स को कंपेयर करना है तो आप क्या करते हैं, हर एक फ्यूल का एक ग्राम क्वांटिटी लेकर जलाते हैं। जैसे मान लीजिए केरोसिन है हमारे पास, एलपीजी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है। हम ये जानना चाहते हैं कि किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, एक ग्राम सबका लेकर जलाते हैं। तो जिस एक ग्राम जलाने पर जो एनर्जी हमको मिलती है बच्चों, वही उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अब जिसके लिए ज़्यादा है तो कम फ्यूल जलाना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमने सीखा जैसे कैलोरीफिक वैल्यू के लिए सेम ग्राउंड सेम रेफरेंस पे लाने के लिए हमने 1 ग्राम क्वांटिटी यूज़ की, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सेम ग्राउंड पे लाने के लिए हम यूज़ करते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज 1 कूलम। बहुत बड़ा है 1 कूलम। कैसे? 100,000 करोड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तब जाकर चार्ज 1 कूलम ट्रांसफर होगा। पर साथ में हम इसके अजम्पशन लगा देते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए बना है, ये खुद कोई फोर्स दूसरे चार्जेस पर नहीं लगाने वाला है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, उस सबको हम समझते हैं। उससे पहले एक सिमेट्री और मैं आपको ध्यान में दिला देता हूँ। बच्चों जब हमने क्लास 11 में लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन पढ़ा था, तो फ्रिक्शन को डिफाइन किया था हमने, फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी, गुण की तरह परिभाषित किया था कि घर्षण वह गुण है। फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी, किस उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू मैटिंग सरफेसेस इज अपोज्ड। और कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उसको हमने नाम दिया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पर हुआ क्या, बाद में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलने में लिखने में लंबा पड़ता था। तो जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल किया तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्रिक्शन, फाउंड द फ्रिक्शन, हाउ मच विल बी द फ्रिक्शन। और आपने एक्चुअल में जब फ्रिक्शन पूछा गया तो फ्रिक्शन प्रॉपर्टी आपने कैलकुलेट नहीं की थी, याद कर लीजिए, वहाँ आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट किया था। यानी जैसे हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फ्रिक्शन बोलना शुरू कर दिया, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, क्योंकि लंबा पड़ता है लिखने में, बोलने में, सुनने में, तो हम इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आगे हर जगह जो काम आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काम आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा तो उसका मतलब होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये तो हुई बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, जिसमें ये पता चल गया हमें कि फील्ड की डायरेक्शन
और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम है, जो फोर्स की है वही फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसको स्पेशल वे में लिखने का जो तरीका होता है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिखने के तरीके में क्या फ़र्क आता है वो देखते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने में जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चार्ज Q की जगह मैंने अगर चार्ज Q0 लिया तो जो टेस्ट चार्ज उसके लिए जो डेफिनेशन बनती है वो कुछ इस तरह से कि वो सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, खुद कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। तो हम कंडीशन लगा देते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F बाय Q0। ऐसे भी लिखा जाता है, कई किताबों में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से लिखी रहेगी। पर अगर हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब आपको सब्जेक्टिव पैटर्न अटेम्प्ट करना होता है तो वहां जो क्वेश्चन आता है वहां वो क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कीजिए। तो किसी पॉइंट P पर किसी सोर्स चार्ज कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हम उसकी डेफिनेशन लिखना सीखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वेक्टर E। बच्चों, इस शॉर्ट नोटेशन में हम ऐसे दिखाएंगे इसको E वेक्टर, और एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं, नोट्स में भी लिख सकते हैं। एट ए पॉइंट, पॉइंट का स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है PT डॉट, एग्जाम में भी लिख सकते हैं P ड्यू टू जो सोर्स चार्ज है इसको मैं दिखा रहा हूं, चार्ज पूरा लिखना होगा एग्जाम में, यहां पर नोट्स में मैं लिख रहा हूं CH डॉट कैपिटल Q is equal to the force experienced, जो कि अनुभव करेगा कौन, वो चार्ज, टेस्ट चार्ज जो हम वहां रखेंगे उस पॉइंट पर, बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट हम सीखेंगे, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, पॉइंट P पर। तो जो मैंने लैंग्वेज में लिखा है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि यहां पर है पॉइंट A पर सोर्स चार्ज कैपिटल Q और इससे कुछ दूरी, माना कि ये डिस्टेंस है स्मॉल r, यहां पर रखा है टेस्ट चार्ज पॉइंट P पर, या हम ऐसे बोलें इससे कुछ दूरी r पर पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पर भी पता करनी, किसी भी पॉइंट पर पता करनी है, तो बेसिक फंडा ये है, बेसिक रूल ये है कि आप इमेजिन करेंगे कि वहां टेस्ट चार्ज रखा है। तो यहां पर हमने रखा टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कैपिटल Q, जो कि पॉजिटिव है, इस +1 को रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और जितने फोर्स से रिपेल करेगा उतना ही फील्ड होगा, जिसके लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। तो नोटेशन हुआ E सबस्क्रिप्ट PA, और ये किसके बराबर होगा, डेफिनेशन के हिसाब से ये बराबर होगा फोर्स ऑन चार्ज एट P यानी +1 पर ड्यू टू चार्ज एट A यानी कैपिटल Q की वजह से। तो अभी हमको इसे कैलकुलेट करना है। तो टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट क्या हुआ, टेस्ट चार्ज सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए बना है, ये खुद कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अब इसको हम डे टू डे लाइफ से लिंक करते हैं बच्चों, रोजमर्रा की जिंदगी से। टेस्ट चार्ज का जो रोल है वो आप एक बार में हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए समझ लीजिए। जस्ट इमेजिन आपके घर में कोई शादी समारोह है, बच्चों पुरानी बात हो गई, अब कोरोना काल के बाद अब ऐसा मौका कब आएगा, भगवान करे जल्दी आए। तो शादी समारोह है आपके घर में कोई, और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आपके कजिन, ब्रदर, सिस्टर, सब छोटे भाई बहन सब आए, इत्तेफाक से आप ही सबसे बड़े हैं, जो बाकी आपके छोटे भाई बहन हैं वो 10 साल से भी ज़्यादा छोटे हैं आपसे। कोइंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसा है। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो आपके बराबर का, आपके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। हालांकि आपके छोटे भाई बहनों ने गैंग बना लिया, उनकी टीम बन चुकी है,
और वो इधर उधर अपने अपने आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, खेल रहे हैं। आपको ना तो छोटों के साथ शामिल होने का मिला, ना तो आपको बड़ों के साथ शामिल किया गया। आपको दूसरे कुछ काम बता दिए गए, जैसे कहीं पर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो देख लेना, कहीं पर दरियाँ बिछानी, बिस्तर पहुंचाने वगैरह वगैरह, ये काम आपको बता दिया गया। तो ये आपका रोल है। अब हुआ क्या, आप अपना काम कर रहे थे मुस्तैदी से, ध्यान से, सब एकदम सिंसियरली काम कर रहे थे। अचानक वो आपके छोटे भाई बहनों की टोली आई और उन्होंने आपका काम बिगाड़ दिया। आपको गुस्सा आ गया, हमने लेकर उनको डांट दिया। अब ये डांट उनको बुरी लग गई, अभी उनको गुस्सा आ गया कि है तो हमारा भाई, हमको ऐसे कैसे बोल सकता है, डांट कैसे रहा है हमको। तो उन्होंने तय कर लिया बदला लेना है आपसे। तो बदला लेने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान की। बच्चों, स्ट्रेटेजी जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत महत्व है स्ट्रेटेजी का। हमेशा काम प्लान करके करना, मजा आएगा उसमें, मतलब सेट रहेगा सब कुछ। तो स्ट्रेटेजी प्लान की उन्होंने। क्या किया, पहले पता लगाया आप किस रास्ते से गुजरने वाले हैं, और उस रास्ते में वो अलग अलग जगह छुप गए जाके। जैसे आप उस रास्ते से गुजरे, आपने देखा एक जैसे निकले, एक जना इधर से आया, आकर उसने घूंसा मारा, पंच सीधे, और फिर भाग गया। थोड़ा सा और आगे गए, दूसरा आया, उसने पंच मारा, फिर भाग गया। आपकी मजबूरी क्या है कि आप उसको पकड़कर पीट नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मामला जब बड़ों तक जाएगा तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा कि वो तो बच्चा है, आप तो बड़े थे, आप तो समझदार हो। तो आपका रोल क्या है, अभी आपको मार खानी है बस, और ये महसूस करना है कि आपके छोटे भाई बहनों में कौन कितना ताकतवर हो गया है। तो जो रोल आपका है, अलग अलग छोटे भाई बहन आपके जो हैं उन, यानी ये 1 कूलम जो है बहुत बड़ा है बच्चों, +1 कूलम, जैसे आप बड़े वहाँ पर, तो बाकी छोटे जो भाई बहन हैं वो कितने ताकतवर हो गए, बस वो आपको महसूस करना है। आप बल का प्रयोग नहीं कर सकते। सेम रूल इस टेस्ट चार्ज के साथ लग रहा है। तो इस टेस्ट चार्ज को, फोर्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, महसूस करना है। ये खुद कोई फोर्स दूसरों पर नहीं लगा सकता। दिस इज द अजम्पशन। तो मैं समझता हूँ टेस्ट चार्ज को आप समझ गए हमेशा हमेशा के लिए। तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं वो कैलकुलेट करता हूँ, मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो E एट P ड्यू टू चार्ज एट A वो किसके बराबर है, वो फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A के बराबर है। और वो फोर्स कितना है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमने सीखा था कूलम्स लॉ से। मैं अगर लगाता हूँ तो K कैपिटल Q, और Q2 की जगह है टेस्ट चार्ज +1 डिस्टेंस है R का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करने वाले हैं R कैप। अब यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड है A से P की तरफ। NCERT का नोटेशन अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं लिखूंगा PA, पर अगर हम डिफॉल्ट नोटेशन लेते हैं, कन्वेंशन जो हमने क्लास 11 में सीखा था, क्योंकि ये A से P की तरफ जा रहा है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा R कैप AP। तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारे सामने है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A हमें मिलता है KQ अपॉन R स्क्वेयर R कैप AP। R कैप AP को आप हटाना चाहते तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, आप उसे हटा सकते हैं प्रोवाइडेड यहाँ पर हम एक्सिस बनाकर दिखा दें। अगर मैंने इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस और इधर ओरिजिन लिखा, तो मैं R कैप AP को हटा सकता हूँ। इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ I कैप, क्योंकि I कैप होता है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस यूनिट वेक्टर। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 2 नंबर में आपको कितना लिखना है, आपसे पूछा है डिफाइन, साथ में आपसे पूछते हैं राइट इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट और लिखनी होगी बच्चों। तो एसआई यूनिट कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट, तो कैलकुलेट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो काम आसान है। तो फॉर्मूला क्या है, F अपॉन Q हमने लिखा था पहले, और इससे भी निकाल सकते हैं। ये इससे बड़ा लंबा चलेगा, पड़ेगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। F अपॉन Q, फोर्स को नापा न्यूटन में, चार्ज को नापा कूलम में, तो ऐसा यूनिट बनी बच्चों न्यूटन पर कूलम। और साथ ही साथ एडवांस में अगर मैं आपको बता दूं तो दोबारा जब हम पढ़ेंगे तो आपको सुना सुना लगेगा, सूना सूना नहीं लगेगा। तो वो क्या है जब हम लिंक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम नापते हैं वोल्ट में, तो
तो वो जो रिलेशन निकल के आएगा उससे भी यूनिट निकल के आएगी इसकी, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम, आइदर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो ये हमने समझा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों के बीच डिफरेंस को, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमने तैयार किया, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो मोड है टीचिंग का, क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है? जैसे आपने बाकी लेक्चर भी देखे हैं, तो अगर कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, तो मैं अकॉर्डिंगली कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे आपको इंटरेस्ट डेवलप करने में, क्योंकि बेसिक नीड ये है हमारी कि सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और अपने अंदर से इच्छा हो जानने की, पढ़ने की। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने डिफरेंट मोड में बनाया है, आपने गौर किया होगा प्रीवियस वीडियो से डिफरेंट है। सो जस्ट आई नीड कमेंट्स। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करना पॉसिबल है, देखना पॉसिबल नहीं है। तो माइकल फैराडे वह व्यक्ति था जिसने न केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कंसेप्ट दिया, जिनकी टर्म्स में हम विजुलाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता होगा, जस्ट एक कल्पना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनके वेरियस पैटर्न्स मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।